Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are fit and fine. हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे. Let's start our today's topic, and the chapter we are doing is traders, kings and pilgrims. भाई हम क्लास 6 का इतिहास का जो चैप्टर है, पाठ है, व्यापारी, राजा और श्रद्धालु, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. तो इसमें हमने पिछले सेशंस में जो बात की थी भाई, उसमें हमने देखा था भाई ट्रेडर्स कौन होते हैं. ट्रेडर्स जगीनी को पता चला. उसके बाद जो ट्रेडर्स थे उनका जो रूट था और क्या क्या चीज़ों का वो व्यापार करता था, और रोमन के बारे में भी हमने देखा, किस तरह के सबूत हमें मिले हैं. उसके बाद एक संगम पोइम से हमने पता किया भाई किस किस चीज़ का व्यापार किया जाता था. Which things the traders were trading in. And then the sea routes we have seen, how the traders came to India and how they returned back to their homeland and in Africa and Arabia with the help of monsoon uh, winds. Then new kingdoms along the coast, there were some kingdoms emerged in coastal regions like Cher, Chol, Pandey, and in western India, that was Satavahan Empire. Next we have seen the story of Silk Route. What was Silk Route? ये Silk Route की हमने कहानी पढ़ी हुई. Silk Route कौन सा था और उसका नाम Silk Route क्यों पड़ा. उसके साथ साथ हमने देखा भाई जी how the silk वी गेट, भाई सिल्क हमें किससे प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है, कौन देखा हमने. और उसके बाद हमने देखा भाई कनिष्क जो था उसके बारे में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया. जो कुषाण जो राजवंश था, उसके बाद हमने देखा. उसके बाद आज हम बात करेंगे द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. जो बुद्धिज्म है, बौद्ध जो धर्म है, उसका जो फैलाव है वो किस तरह से हुआ. तो आपको पता ही होगा भाई, हमने पहले भी डिस्कस किया भाई, जो महात्मा बुद्ध थे उनको बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है. तो भारत से ये जो बौद्ध धर्म है ये दूसरे देशों में किस तरह से फैला, ये हम पता करेंगे आज. द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्क. जो हमने अभी पिछले ही सेशन में बात की थी भाई, जो कुषाण जो वंश था, किंगडम था, उसमें कनिष्क के बारे में. तो द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्क. कनिष्क कुषाण शासकों में सबसे मुख्य था. who ruled around 1900 years ago. और जिसने शासन किया था 1900 साल पहले, मतलब आज से 1900 साल पहले. he organized a Buddhist council. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. अब भाई उसने क्या किया था, जो कनिष्क था, जो कुषाण वंश का जो राजा था मुख्य, उसने क्या किया, एक बौद्धों की एक सभा बुलाई भाई, वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट मैटर्स. तो उस जो बौद्धों की सभा उसने बुलाई, तो उसमें क्या किया था भाई, क्या बातचीत हुई थी. जो विद्वान आए थे, स्कॉलर्स जो विद्वान थे, उनका मिलाप हुआ, मतलब वो आपस में मिले, उनके जो विचार थे उनको आदान प्रदान किया. डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट मैटर, और जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनके बारे में उन्होंने बातचीत की भी. क्या क्या दिक्कतें थी, किस तरह से उनका आगे का प्रोग्राम था, वो सारी चीज़ें उन्होंने आपस में बातचीत की भी. पूरा प्रोग्राम उन्होंने बनाया भाई. अश्वघोष, ए पोएट हु कंपोज्ड ए बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, द बुद्ध चरित्र, लिव्ड इन हिज कोर्ट. अब ये जो अश्वघोष है, अश्वघोष ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है अश्वघोष. ये राजा जो कनिष्क था उसके दरबार में एक कवि थे भाई.
और उन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में एक बायोग्राफी लिखी, उनकी जीवनी लिखी, जिसमें लिखा गया भाई बुद्ध के बारे में पूरा जीवन वर्णन किया गया था। और उस किताब का नाम था बुद्ध चरित। ये एक जीके का भी क्वेश्चन है आपका। बुद्ध चरित किसने लिखा? अश्वघोष। और अश्वघोष किसके शासनकाल में था? कनिष्क के शासनकाल में। और ये समय की बात है आज से 1900 साल पहले, मतलब 2000 से 1900 माइनस कर दें तो मतलब 100 जो पहली सदी थी उस समय की बात है। Lived in his court, Ashwaghosh and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit. अश्वघोष थे और जो दूसरे जो बुद्धिस्ट थे, जो बुद्ध विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। जैसे भाई हम बात करते हैं भाई, हमने पहले भी पिछले भी चैप्टर में डिस्कस किया था भाई, जो पहले की बोलियां भाषाएं थी, जो मुख्य भाषा थी वो पाली और प्राकृत थी। लेकिन अब जो विद्वान थे तो उन्होंने संस्कृत का भी शुरुआत कर दी थी, उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड। और इसी के साथ जैसे जैसे इन स्कॉलर्स, ये जो विद्वान थे, बौद्ध विद्वान थे, इन्होंने संस्कृत का यूज शुरू किया, तो वैसे ही जो बौद्ध धर्म है उसमें महायान समूह संप्रदाय जिसे हम कह सकते हैं, एक बौद्ध धर्म में ही एक अलग रेखा, मतलब रास्ता हम कह सकते हैं भाई, कल्ट जिसे हम कहते हैं, पंथ जिसे हम कहते हैं, वो चल पड़ा भाई उसी के साथ, संस्कृत भाषा जिसमें लिखी गई थी भाई। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। अच्छा, अब इससे पहले हम बात कर लेते भी, नई ये महायान नया पंथ था, तो इससे पहले वाला पंथ कौन सा था? तो इससे पहले वाले पंथ को हम हीनयान नाम देते हैं, हीनयान नाम देते हैं। और इसे दूसरे शब्दों में थेरावाद भी कहा जाता है। तो भाई इसके बाद क्या होता है भाई, दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, इसके दो मुख्य खासियतें थी, इसकी विशेषताएं थी। किसकी? ये जो महायान जो पंथ चला था इसका, बौद्ध धर्म का, उसकी दो खासियतें थी। कौन सी थी? Earlier, the Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. भाई इस महायान पंथ से पहले, इसकी शुरुआत से पहले जो बौद्ध धर्म था उसमें क्या कहा जाता था, जो भी उनके संस्मरण थे, जो भी किताबें लिखी जाती थी, जो भी ये जो स्कल्पचर्स थे, मूर्तियां थी, उनमें क्या होता था, प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। महात्मा बुद्ध की फोटो नहीं होती थी उसमें कुछ साइन होते थे जिससे पता चलता था भी इस फोटो में या फिर इस लेख में महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है। जैसे कि भी हम लोग इस पिक्चर में देखें, अगर इस स्कल्पचर में देखें तो इस पिक्चर में यहाँ पे ये जो सीट है ये खाली है यहाँ पे, लेकिन इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक पेड़ का सहारा लिया गया है। और मतलब है ये इस पेड़ का अर्थ यहाँ ये है भाई, ये पीपल का वो वृक्ष है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिसके नीचे। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध की फोटो नहीं दिखाते थे, वो दिखाते थे भी कोई भी श्राइन या फिर कोई भी ऐसी चीज जो महात्मा बुद्ध की याद दिलाती हो। तो इसके बाद क्या हुआ भाई, फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ पीपल ट्री। तो अब ये हमने अभी जो हम पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में यही बता रखा है भाई, हिज अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वाज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ पीपल ट्री। तो इस चीज का किस तरह से दिखाया गया भाई, पीपल के पेड़ से दिखाया गया है। भाई ये सीट खाली है तो इसका मतलब बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई,
और ये सारी की सारी जो पिक्चर है वो किसके बारे में बताई गई है, महात्मा बुद्ध के बारे में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध की कोई भी पिक्चर नहीं है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ सिर्फ एक पेड़ है। तो इससे पता चल रहा है कि ये फोटो, ये पिक्चर या स्कल्पचर महात्मा बुद्ध के बारे में है। नाउ स्टेचूज ऑफ बुद्धा वर मेड, और अब ये जो साइंस थे, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, फिर और कोई भी ऐसी चीज़ जो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई थी, उनकी जगह अब सीधे महात्मा बुद्ध की फोटो या फिर मूर्ति को लिया जाने लगा इन फोटोज में। अब भाई ये महायान में क्या किया, ये जगह खाली नहीं छोड़ी गई, यहाँ पे महात्मा बुद्ध की फोटो को चित्रित कर दिया गया, जिससे क्लियर पता चले ये फोटो किसके बारे में है। Many of these were made in मथुरा while others were made in तक्षशिला। इन फोटो में से, इन पिक्चर्स में से अधिकतर मथुरा में बनाई गई, क्योंकि मथुरा ये जो सारनाथ है उसके पास था, और while others were made in तक्षशिला, और कुछ एक तक्षशिला में बनाई गई। तक्षशिला क्योंकि बहुत दूर था, तो इसलिए वहाँ पर बहुत कम बनाई गई थी। द सेकेंड चेंज वाज ए बिलीफ इन बोधिसत्व, और जो दूसरा जो अंतर आया था, दूसरा एक और खासियत जो इसमें महायान की थी, वो थी बिलीफ इन बोधिसत्व, बोधिसत्व में विश्वास। पहले इसमें नहीं विश्वास था। और ये बोधिसत्व क्या है, दीज वर सपोज टू बी पर्सन्स हु हैड अटेंड इनलाइटमेंट, और ये बोधिसत्व वो लोग थे जो जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, जैसे महात्मा बुद्ध को हुई थी। वंस दे अटेंड इनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो इनको आइसोलेशन में रहना पड़ता, मतलब एकांतवास में रहना पड़ता, एंड मेडिटेट इन पीस, और शांति में ध्यान लगाना पड़ता। ये दूसरी इसकी खास बात थी। तो जो पहले की जो हीनयान की जो हमने बात की थी, जो इसका पहला पंथ था, उसमें ये नहीं थी। उसमें क्या क्या था, एक भाई उसमें मूर्तियां नहीं थी, मूर्ति नहीं थी, और दूसरा उसमें बोधिसत्व में विश्वास नहीं था। जो बोधिसत्व थे उसमें विश्वास नहीं था। लेकिन जो महायान था उसमें मूर्ति बना दी गई, और बोधिसत्व जो लोग थे उसमें विश्वास कर लिया गया। ये दोनों डिफरेंस थे जो हीनयान और महायान संप्रदाय थे उनमें। However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. लेकिन जो हमने अभी बात की भी, अगर उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता तो वो एकांत में रहते और ध्यान समाधि करते शांति में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दूसरे लोगों को जागृत करने की कोशिश की, दूसरे लोगों को जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी वो सिखाने की कोशिश जारी रखी, समाज में रहते थे भाई वो लोग। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वज बिकेम वेरी पॉपुलर, और जो बोधिसत्वों की जो पूजा अर्चना की जाने लगी वो बहुत फेमस हो गई, एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। और उसके साथ साथ ये बोधिसत्व थे, इनकी जो प्रसिद्धि थी वो कहाँ कहाँ तक फैल गई, ये फैल गई सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में, चीन में, और उसके बाद कोरिया और जापान में। तो सेंट्रल एशिया में जैसे भाई हमने मैप में भी देखा था भाई पहले, भाई इस तरह से ये फैल रहा था। ये एक मैप है हमारे वर्ल्ड का, तो ये हम यहाँ से हमारे इंडिया से इसकी भाई यहाँ महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था उसका प्रसार शुरू हुआ, उसकी स्थापना हुई। तो इसने कहाँ कहाँ अपने पैर पसारे, मतलब कहाँ कहाँ ये प्रचलित हुआ। पहले भाई ये जो इस इलाके में जहाँ वियतनाम और जावा, मलेशिया, ये इस तरह के देश हैं। दूसरा फिर चीन में चला गया। उसके बाद जो सेंट्रल एशिया था ये वाला हिस्सा,
और उसके बाद अपने पश्चिमी भारत की तरफ भी कुछ देशों में ये फैला। तो इस तरह से इसने जो बौद्ध धर्म था इसने अपना प्रसार बढ़ाया, जो ट्रेडर्स थे और जो किंग्स थे उसके साथ साथ। उसके बाद है भाई, अच्छा, जापान और कोरिया तक इसका फैलाव हो गया था भाई। ये यहाँ पे है जो बौद्ध धर्म का स्थापना हुई, तो साउथ कोरिया ये चीन होते हुए ये कोरिया यहाँ है, और इसके साथ ये जापान यहाँ है। तो यहाँ तक इसका फैलाव हो गया था। और आज भी हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं देशों में माना जाता है, इन्हीं देशों में अपनाया गया है। इसके बाद बौद्धिज्म आल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। अब ये जो बौद्ध था ये जापान, कोरिया, चीन और सेंट्रल एशिया में ही नहीं, ये दक्षिणी भारत में और पश्चिमी एशिया के देशों में भी फैल गया भाई। where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in, जहाँ पर दर्जनों ये जो गुफाएं थी वो खोदी गई थी भी पहाड़ों में, जिसमें क्या करते थे monks to live in, जिसमें जो monks थे, बौद्ध जो monk थे, भिक्षु थे, वो रहते थे। तो इसमें एक बार देखते हैं भाई, ये जो तो भाई ये जो हमारे, आपको पता भी होगा, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, हाँ, ये जो पश्चिमी घाट है इसमें बहुत सारी ऐसी गुफाएं खोद रखी हैं पहाड़ों में। पहाड़ों को मतलब खोखला बना के वहाँ पर रहने लायक जगह बना दी गई, जहाँ पर ये जो बौद्ध भिक्षु थे वो रहते थे और अपनी ध्यान समाधि लगाते थे भाई। अच्छा भाई, उसमें आगे क्या है, सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, अदर्स बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। तो भाई इनमें से जो कुछ जो गुफाएं थी, केव्स थी, वो राजा और रानियों के आदेश पर बनवाई जाती थी, और अदर्स बाय मर्चेंट, और जो दूसरी थी वो व्यापारी लोग बनवाते थे, एंड फार्मर्स, और किसान भी बनवाते थे। दीज वर ओफन लोकेटेड नियर पासिस थ्रू द वेस्टर्न घाट, जैसे हमने अभी बात की, जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी हमारे किनारे हैं भारत के समंदर के, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनके जो घाट हैं वहाँ पर हैं भाई। रोड्स कनेक्टिंग प्रोस्पेरियस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद द सिटीज इन द डेक्कन रन थ्रू दीज पासिस, और उन पासिस से उन ये जो पास हम कहते हैं भाई, पास का मतलब है दो पहाड़ों के बीच की ऐसी जगह जहाँ से हम उनको पास कर सकें, उन्हें पार कर सकें। जैसे ये पहाड़ है और एक और पहाड़ है, तो इनके बीच की ये वाली जो जगह है यहाँ, इसे हम कहते हैं पास, जिससे इन पहाड़ों को पार किया जा सके। तो भाई ये लोग क्या करते थे भी, ऐसी ही जगहों पे ये केव्स बनाते थे, और ये जो रास्ते होते थे यहाँ से जाने के लिए, ये जो सिटीज से और पोर्ट जो जहाँ पर समुद्री जो जहाज़ थे वो आते थे, अपने सामान उतारते चढ़ाते थे, मतलब व्यापारी थे, वो आते जाते थे, तो उनके रास्ते में ये जगह बनाई गई थी, ये केव्स बनाई गई थी। इन द डेक्कन रन थ्रू दीज पासिस, और इन पासों से मतलब जो सड़कें थी, जो रास्ते थे वो जाते थे भाई। ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these cave monasteries during their travels। तो अब इन जो केव्स थी, ये जो गुफाएं थी, ये खोदी गई थी, इनमें कौन आते थे, ट्रेडर्स आते थे, व्यापारी आते थे, शायद व्यापारी आते थे, और क्या करते थे, हाल्टेड इन दीज केव मोनेस्ट्रीज, ये जो गुफा के रूप में जो मठ बना दिए गए थे उसमें रुकते थे, आराम करते थे उनमें। Buddhism also spread southeastwards to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia including Indonesia। तो ये जो बौद्ध धर्म है, तो हमने अभी देखा भाई कहाँ कहाँ फैल गया था। तो भाई ये हमारा बौद्ध धर्म हमारे इन इलाकों में भी फैल गया था, जैसे जिसमें म्यांमार, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया,
और हमारी ये जो श्रीलंका हो गया, तो इन इलाकों में भी फैल हो गया था, दक्षिणी भारत में और दक्षिण भारत से दूर। Including Indonesia, the older form of Buddhism known as Theravada Buddhism was more popular in these areas. अब देखो ये जो अभी जो हमने बात की थी भाई, दो पंथ थे, दो पंथ चल पड़े थे संस्कृत भाषा के साथ, दूसरा महायान चल पड़ा था। उससे पहले का जो पंथ चल रहा था वो था थेरावाद, थेरावाद बुद्धिज्म। तो ये इन जगहों पे पहले से ही काफ़ी विकसित था, मतलब प्रचलित था। तो इस तरह से हमने देखा, आज हमने देखा भाई बौद्ध धर्म किस तरह से फैला और इसके कितने पंथ चले भाई। इसके दो पंथ चले भाई, हीनयान और महायान। हीनयान को हम थेरावद भी कहते हैं। और ये जो कुषाण नाम का जो राजा हुआ था, कुषाण शासक जो हुआ था कनिष्क, उसने भाई एक काउंसिल बुलाई, एक बैठक बुलाई, सभा बुलाई बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, जिसमें बहुत विचार विमर्श किया जाता था। और उसके बाद जो बौद्ध संप्रदाय के जो लोग थे और जो राजा थे, व्यापारी थे, उन्होंने जो अपने पश्चिमी घाट है, उन घाटों पे जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में जो पासेज थे, उन पासेज में केव्स भी बनवाई और उन केव्स में ट्रैवलर्स आके रुकते थे, आराम करते थे। तो भाई इस तरह से हम बौद्ध धर्म के जो विस्तार था वो देखा। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगली बार का जो अपना टॉपिक रहेगा, द क्वेस्ट फॉर द पिलग्रिम्स। अब जो ये श्रद्धालु थे वो कौन थे और उनमें आपस में क्या प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उनमें ये हम देखेंगे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, तो स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग।